Hello everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 13 फरवरी 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी के एग्जाम के साथ साथ जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, जो वन डे एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल। तो आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक जो कि अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा चल रहा है केस, वो किसका केस है? वो है हम राजपाल यादव जी का केस। तो इस केस में क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आर्टिकल क्या बोलता है कि राजपाल यादव रेट 9 करोड़ डेबिट केस हियरिंग, कि इनके ऊपर क्या था, राजपाल यादव के पास 9 करोड़ का जो कर्जा इनके पास हो रखा था। मीन्स क्या है, इन्होंने एक इनकी फिल्म थी अता पता लापता फिल्म थी, उस फिल्म के लिए इन्होंने एक जो दिल्ली की एक कंपनी थी उनके पास से कर्जा लिया था। वहाँ पर जो राजपाल यादव हैं वो बोल रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से इन्वेस्टमेंट की थी, कि उन्होंने क्या की थी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी कि जैसे ही मुनाफा होगा वो पैसे उनको चुका देंगे। लेकिन अभी समझौते से बात निकल कर ये आई है कि जो इन दोनों के बीच में डील हुई थी, वो डील ये हो रखी थी कि अगर उनकी फिल्म है जो एक तरह से मुनाफे में आ जाती है तो मैं उनको क्या करूँगा, 5 करोड़ पर जो उस अता पता लापता फिल्म के लिए लगाया था वो रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अभी तक वो रिटर्न नहीं हुई है, लेकिन वो 5 करोड़ का क्या हो गया, फिलहाल 9 करोड़ कर्जा हो गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, उसके ऊपर एक तरह से इंटरेस्ट की वजह से जो 5 करोड़ था वो क्या हो गया, 9 करोड़ हो गया। तो इसको बार बार इसमें बुलाया जा रहा था कोर्ट में, किसको, राजपाल यादव को। तो अब इसमें केस निकल करके आया है कि राजपाल यादव के ऊपर 9 करोड़ क्या हो गया, कर्जा हो गया। द कोर्ट सेज, कोर्ट ने क्या बोला है कि द एक्टर हैज टू गो टू जेल, यानी कि जो एक्टर राजपाल यादव है उनको कहां पर जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। ही डिड नॉट ऑनर हिज कमिटमेंट, यानी कि जो वो बार बार कमिटमेंट दे रहे थे अपनी कि मैं रिटर्न कर दूंगा पैसा या ये कर दूंगा, वो अपनी कमिटमेंट का एक तरह से सम्मान नहीं कर रहे, अपनी कमिटमेंट से क्या हो रही हैं, बार बार मुकर रही हैं। तो ये क्या था, केस है राजपाल यादव का। तो सभी जानते हैं राजपाल यादव को। राजपाल यादव क्या है, एक ऐसी फिल्में बनाते हैं जो कि सभी को हंसाते हैं, जैसे कि हेरा फेरी, भूल भुलैया। इनके बहुत ऐसे रोल हैं जहां पर सभी को देखकर इनको क्या आती है, हंसी। ये एक तरह से एक्टर ही ऐसे हैं कि हमें हमारे फेस पर क्या आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। तो अभी इनको कहां पर, जेल में इनको भेजा गया है। तो इसकी वजह से इसमें बोला गया है कि जो कोर्ट है दिल्ली का हाई कोर्ट, उसमें बोला है कि यू हैव गॉन टू जेल बिकॉज यू डिड नॉट ऑनर योर ओन कमिटमेंट। कर्जे की वजह से इनको नहीं जेल में भेजा गया कि वो कर्जा नहीं चुका रही हैं। जेल में किस लिए भेजा गया है, क्योंकि ये अपनी कमिटमेंट का एक तरह से सम्मान नहीं कर रहे, जो वो बोल रही हैं उसी पर वो टिके हुए नहीं हैं, बार बार अपनी कमिटमेंट को क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। तो इसमें फिर आर्टिकल में जो न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि जैसे ही इनको सरेंडर किया गया, जो राजपाल यादव जी हैं, तो वो पूरे एक तरह से इमोशनल थे, उनकी आंखों में आंसू देखे गए थे कि वो पूरी तरह से टूटे हुए थे। तो उन्होंने क्या बोला है कि ही डज नॉट हैव एनी मनी, कि उनके पास इस कर्जे को चुकाने के लिए पैसा नहीं है। एंड ही इज ऑल अलोन इन दिस बैटल, कि वो इस बैटल में जो उनके पास अभी जो एक तरह से वो सफ़र तय कर रही हैं, उस सफ़र में वो क्या है, अलोन है, बिल्कुल ही अकेले है। जैसे ही ये सब मीडिया पर आया, पोस्ट किए गए, तो उसमें अभी इनके साथ जो आए हैं वो हैं सोनू सूद जी, गुरु रंधावा, ये सभी इनके साथ आए हैं। मिक्का सिंह ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि वो 11 लाख रुपए एक्टर को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन 11 लाख में कुछ तो नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ तो उनको कहीं से, यानी कि एक तरह से साथ देखा जा रहा है कि जो पब्लिक है वो उनका अब साथ दे रही हैं। तो इसमें, इस केस में यही बताया गया है कि इनको जेल हो चुकी है। अभी बोला जा रहा है कि शायद 6 महीने के लिए, लेकिन इनकी जो जेल हुई है वो किस वजह से हुई है कि अपनी जो कमिटमेंट ये कर रहे थे उस कमिटमेंट पर ये टिके हुए नहीं हैं। तो ये हमारा क्या था, एक तरह से जो न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो उसके बारे में ये आर्टिकल। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड आर्टिकल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो सेकेंड आर्टिकल क्या कहता है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, एक सेकेंड, जो रिटेल इन्फ्लेशन है एट 2.75% इन न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद 2024 एज द बेस ईयर। मीन्स क्या, कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हम पूरा डिस्कस करेंगे, क्या इन्फ्लेशन होती है, कितने इंडेक्स होते हैं, ये पूरा डिस्कस करेंगे। अभी न्यूज़पेपर में क्या है कि जो अभी एक नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसमें अपडेट किया गया है, किसमें, उसके बेस ईयर में, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहले था उसका जो बेस ईयर था वो 2012 था। यानी कि जो अभी तक हम गणना कर रहे थे इन्फ्लेशन की, वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, बेस ईयर 2012 के, किसके लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए। लेकिन अब उसको अपडेट किया गया है, जो कि बेस ईयर कितना बन चुका है, 2024। तो ये आर्टिकल में आया हुआ है कि
कैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो बेस ईयर है उसको अपडेट किया गया है। तो अपडेट करके इसमें क्या-क्या किया गया है, एक तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा फूड में दिया जाता है। फूड को कवर किया जाता है। तो उसका जो फूड यानी कि अगर हम 2012 बेस ईयर के अकॉर्डिंग देते हैं, तो वो फूड कितना था 4.86% था। लेकिन अब जो 2024 है उसमें जो आई हैं वो कितनी आई हैं 36.7% इसमें फूड को क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, उसके फ्रेमवर्क में 6 कंपोनेंट को क्या करते थे, हम कवर करते थे। लेकिन अब वो चेंज करके कितने किए गए हैं, 12 कंपोनेंट्स इनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, किसके अंदर, सीपीआई के अंदर। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या होती है इन्फ्लेशन, कितने हैं, एक तरह से ये जो क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स होती है, तो पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दूसरा इसमें बताया गया है, एक सेकंड मैं ये भी क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें बोला गया है कि हम जो 2012 था, जो 2012 बेस ईयर था, उसके अकॉर्डिंग जो गुड्स कवर किए जाते थे सीपीआई के अंदर वो कितने थे, 259 गुड्स को कवर किया जाता है। लेकिन अब उसमें जो फूड है, गुड्स हैं, उसको जो कवर किए जा रहे हैं वो कितने हैं, 308 गुड्स को कवर किए जा रहे हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं कि कितने प्रोडक्ट को कवर किया जाता है सीपीआई के अंदर। अभी वो जो चेंज है, आप अगर आपने लिस्ट कहीं पर बना रखी होगी तो उसको चेंज कर लेना। 308 गुड्स को कवर किए जा रहे हैं जो इंक्रीज करती हैं बेस ईयर 2024 के अकॉर्डिंग। तो हम अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन क्या होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं महंगाई। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि एक तरह से राइज होना जनरल लेवल ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होना। किसके प्राइस में, गुड्स एंड सर्विस, जो हमारे गुड्स होते हैं, जो सर्विस होते हैं, उनके प्राइस में क्या होना, राइज होना। इसी को क्या क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन। जैसे महंगाई समझ में, महंगाई बोलते ही दिमाग में क्या आता है कि किसी वस्तु का, किसी गुड्स का क्या हो गया, रेट इंक्रीज हो गया, यानी कि उसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इकोनॉमिक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में उनके जो गुड्स और सर्विस हैं उनके प्राइस में इंक्रीमेंट होना। तो इसी को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया कि क्या होता है इन्फ्लेशन। अब बात आते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण क्या हो सकते हैं, कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। तो जो फर्स्ट कारण हो सकता है, हम पहले सेकंड वाला डिस्कस करेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी पता है इंडिया में डे बाय डे क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से क्या है, मान लो पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई क्या हो रही है, उतनी की उतनी है। तो सप्लाई उतनी होने का मीन्स क्या है, पॉपुलेशन के लिए सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, क्योंकि डिमांड क्या हो रही, बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से जो प्राइस है प्रोडक्ट के वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब डिमांड गुड की इंक्रीज होती है एंड एक्सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी, और जो प्रोडक्शन है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो इतना इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लेशन होगी वो एक तरह से इंक्रीज होगी। एंड सेकेंड हम जो डिस्कस करेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी हम मान लो कि 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, 10 रुपए का प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो भी 10 के हिसाब से लग रहा है, कि मान लो 8 रुपए का उसके ऊपर कॉस्ट लग रहा है, तो हमने इसमें 2 रुपए का अपना बेनिफिट के लिए क्या लगा दिया, इसके प्राइस को क्या कर दिया, 10 रुपए का कर दिया। लेकिन अब ये 10 रुपए की चीज मान लो 12 रुपए में मिल रही है, तो 12 रुपए का मिलने का मीन्स क्या है कि इसका जो कॉस्ट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि इसके ऊपर जो खर्चा था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले 8 रुपए का खर्चा था, अभी कितने को हो गया, 10 रुपए का, और 2 हमने बेनिफिट के लिए लगाया, तो ये जो 10 रुपए की चीज थी अब कितने की मिल रही है, 12 की। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि उसके खर्चे में इंक्रीमेंट आ जाना। अगर खर्चे में इंक्रीमेंट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह से उसके प्राइस में भी क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये बोला गया है कि अगर उसका कॉस्ट बढ़ता है तो उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे 2 इंडेक्स के बारे में। तो फर्स्ट इंडेक्स जो हमारा है WPI मींस होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड सेकंड इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो हमारा जो होल प्राइस इंडेक्स है ये सिर्फ जो दिया जाता है कि एक बार इसको हम पहले डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन। तो ये क्या कहता है कि जो होलसेल प्राइस है उससे पहले हम CPI देखते हैं। CPI मीन्स क्या होता है, रिटेल लेवल। रिटेल मीन्स कि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो क्या करेंगे, अपनी रोजमर्रा की क्या करते हैं, चीजें खरीदते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, कोई भी अपनी रोजमर्रा की चीजें हैं वो क्या करते हैं, खरीदते हैं कहां पर जाकर, शॉप पर जाकर। तो इसे बोलते हैं रिटेल
इसको बोलते हैं कि एक कंज्यूमर जाके अपनी मतलब सर की चीजें दुकान से खरीदता है, तो इसको इसको किस में इंक्लूड किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। होल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि वो प्राइस जो कि थोक विक्रेता एक तरह से बल्क में बहुत सारी वस्तुएं यानी कि बल्क में जो थोक विक्रेता है वो क्या करता है? सेल करता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है? कंज्यूमर पर्टिकुलर वस्तु खरीदता है अपने यूज के लिए, और जो थोक इसमें जो होलसेल प्राइस होता है इसमें थोक यानी कि बल्क में वस्तुओं को बेचा जाता है। तो इस इनमें दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो ये हमारी रोजमर्रा के लिए और ये एक तरह से बेनिफिट के लिए इनको बेचा जाते हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा डब्ल्यूपीआई है वो सिर्फ गुड्स ओनली यानी कि सिर्फ वस्तुओं को ही इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, और जो सीपीआई है उसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बेस ईयर है दोनों का वो कितना है? बेस ईयर 2011 टू 12 किसका है? डब्ल्यूपीआई का। और जो अभी बेस ईयर चेंज हुआ है सीपीआई में वो किसका चेंज हुआ है? सीपीआई का। वो कितना है? 2012। मींस क्या है कि अब इसका जो बेस ईयर है वो 2012 नहीं है, वो कितना हो गया? 2024 इसके बेस ईयर को चेंज किया गया है। और जो डब्ल्यूपीआई है वो सिर्फ कुछ ही कंट्री में इंक्लूड है, जैसे कि हमारा इंडिया में इसको इंक्लूड किया जाता है यानी कि एक तरह से मापा जाता है। और जो इंडेक्स है सीपीआई वो 157 कंट्रीज में सीपीआई को इंक्लूड किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में। अब हम पूरा क्लियर इसको डिस्कस करते हैं। जो सीपीआई है वो क्या करता है कि जो कंज्यूमर होता है जो कस्टमर होता है वो क्या करता है? किसी गुड्स और सर्विस को परचेज करता है अपने यूज के लिए, तो इसी को क्या बोला जाता है? एक तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसका जो बेस ईयर है 2012 पहले था, लेकिन अब कितना हो गया? 2024। तो हमने डिस्कस किया। अब इसके अंदर हम देखते हैं जो सीपीआई है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो इसके अंदर 6 कंपोनेंट आते हैं। वो 6 कंपोनेंट कौन से हैं? वो हमारे ये हैं 6 कंपोनेंट। तो जो सबसे पहले कंपोनेंट है वो हमारा फूड एंड बेवरेज, एंड सेकंड इज मिसलेनियस, एंड थर्ड इज हाउसिंग, एंड फोर्थ इज फ्यूल एंड लाइट्स, एंड फिफ्थ इज क्लोथिंग एंड फुटवियर्स, एंड सिक्स्थ इज पेन टबैको एंड इनऑक्सीडेंट। यानी कि इसके अंदर भी अब चेंज किया गया। अब टोटल कितने 12 कंपोनेंट को लेकर आ रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा होता है वो कितना है? 40.86। इसको कम किया गया है कितना? 35% इसको कर दिया है अब जो हमारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे। हमने देख लिया कि 6 कंपोनेंट किसके अंदर है? सीपीआई के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है इसको इसको कौन मेजर करता है। तो अभी हमने देखा कि इसका जो मेजर है चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ फूड एंड प्रोडक्ट, इसको रिलीज कौन करता है? सीपीआई इंडेक्स को वो करते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। एंड इसका जो बेस ईयर है वो अभी हमने चेक किया था कितना? 2024। अब इसके टाइप हैं कुछ किसके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। वो टाइप्स कौन से हैं? तो फर्स्ट है हमारा सीपीआई कंबाइंड, तो इसका जो बेस ईयर है वो है 2012। एंड सेकंड इज सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्क, इसका टाइप है किसका? सीपीआई का। इसका बेस ईयर है 2016। एंड थर्ड इज द टाइप ऑफ सीपीआई इज सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका जो बेस ईयर है वो है 2019। एंड लास्ट वन इज हमारा है वो क्या है? सीपीआई रूरल लेबर्स, सीपीआई आरएल जिसको बोला जाता है। इसका बेस ईयर है 2019। तो इसके टाइप थी किसके? सीपीआई के। तो हमने देखा क्या इसके टाइप थे और उनका बेस ईयर कौन सा था। अब बात करते हैं होलसेल प्राइस की। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया होलसेल प्राइस क्या होता है कि जहां पर क्या करते हैं जो सेलर होते हैं वो थोक में अपने सामान को एक तरह से विक्रय करते हैं यानी कि सेल करते हैं। तो हमने डिस्कस किया। उसके बाद डब्ल्यूपीआई जो उसको रिलीज करता है वो कौन है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी कि जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका जो बेस ईयर है वो कितना है? 2011 टू 12। ये हमने पूरा डिस्कस किया। उसके बाद जो हमने अभी ऊपर देखा था कि जो सीपीआई है वो 6 कंपोनेंट उसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट है वो कौन से हैं? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फ्यूल्स एंड पावर्स। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया किसके बारे में? सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में। अब छोटा सा डिफरेंस देखते हैं कि जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो क्या है कि जो डब्ल्यूपीआई है वो एक तरह से क्या करता है? ट्रैक करता है इन्फ्लेशन को। कहाँ से? प्रोड्यूसर, यानी कि जहां से वो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही उसको ट्रैक किया जाता है किसके? इन्फ्लेशन को, डब्ल्यूपीआई में। और जो सीपीआई है वो कैप्चर करता है इन्फ्लेशन को कहाँ से? कंज्यूमर लेवल से, यानी कि हम लास्ट में फाइनल स्टेज में एक तरह से कैप्चर करेंगे सीबीआई को। उसके बाद जो डब्ल्यूपीआई है वो एक तरह से किसके लिए जो प्राइस या कुछ भी चेंज करता है वो किसके लिए चेंज करता है? गुड्स के लिए, यानी कि उसमें किसी डब्ल्यूपीआई में सर्विस का कोई भी रोल नहीं है। और सीपीआई जो काम करता है गुड्स के लिए भी और साथ में किसके लिए भी? एक तरह से हमारा सीपीआई के लिए भी।
गुड्स एंड सर्विस के लिए। उसके बाद जो सीपीआई है इसके अंदर मोर वेटेज इन गिवन टू मैन्युफैक्चर गुड्स। अभी हमने देखा था कि जो सीपीआई है उसके अंदर 6 कंपोनेंट है और जब जो डब्ल्यूपीआई है उसके अंदर 3 कंपोनेंट है। तो जो सीपीआई में सबसे ज्यादा जो एक तरह से वेटेज थी वो किसकी थी? फूड की। और जो डब्ल्यूपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज थी वो किसकी थी? मैन्युफैक्चर गुड्स की। तो यही बोला गया है कि जो इन डब्ल्यूपीआई में क्या है कि मोर वेटेज इज गिवन टू मैन्युफैक्चर गुड्स, यानी कि मैन्युफैक्चर गुड्स में ज्यादा वेटेज होती है और सीपीआई में फूड्स आइटम की ज्यादा क्या होती है? वेटेज होती है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया किसके बारे में? सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में। तो एक बार हम दोबारा अगेन जो आर्टिकल आया हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि अब ज्यादा आर्टिकल समझ में आएगा कि कैसे आर्टिकल में जो जो बताया गया है वो क्या क्या है। तो एक सेकेंड, तो इसके अंदर हम अगेन देखेंगे। तो अभी हमने देखा था कि जो सबसे ज्यादा एक तरह से जो वेटेज होती है वो किसकी होती है? सीपीआई में फूड की। तो जो पहले 2012 में जो वेटेज थी किसकी? फूड की, वो कितनी थी? 445.86% थी। लेकिन अब इसको डिक्रीज किया गया, वो कितनी वेटेज है? 36.7% उसकी वेटेज हो गई किसकी? फूड की। उसके बाद हमने देखा था कि जो सीपीआई के फ्रेमवर्क है उसके अंदर 6 ब्रॉड ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है। फूड है, हाउसिंग है, ये सब क्या थे? इसके कंपोनेंट थे। अब इसको किस वे 12 इसके ग्रुप हैं जो कि अब गुड एंड सर्विस के इसके अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं। किसके अंदर? सीपीआई और सीपीआई के अंदर। तो हमने पूरा डिस्कस किया किसके बारे में? सीपीआई के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड आर्टिकल न्यूज़पेपर का क्या कहता है। सेकंड आर्टिकल है कि इसमें क्या बोला गया है? डीएसी। डीएसी मीन्स है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो इन्होंने अभी क्लियर किया है, क्या क्लियर किया है? कि वो परचेज करने वाले हैं क्या परचेज करने वाले हैं? राफेल्स एंड P-81। तो जो राफेल्स करेंगे फ्रांस से, जो कि हम अभी परचेज करेंगे, वो कितने राफेल्स परचेज करेंगे? 114 राफेल्स। किसके लिए? फॉर आईएफ के लिए। जो 6P-81 एक तरह से परचेज करेंगे एयरक्राफ्ट, वो किसके लिए? नेवी के लिए। तो ये अभी किसने क्लियर किए हैं? डीएसी। यानी कि डीएसी मीन्स क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि एक तरह से काम करता है जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, राफेल्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, जो भी हम परचेज करते हैं वो कौन परचेज करता है? डीएसी। ये सारा काम किसका है? डीएसी का, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का। तो हमने डिस्कस किया पूरा कि आर्टिकल में क्या है, कि आर्टिकल में यही बात चल रही है कि कितने हम राफेल्स खरीदेंगे, कितने हम P-81 जो कि हम परचेज करने वाले हैं। तो हमने पूरा, तो अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है हमारा GS3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट टॉपिक है राफेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राफेल्स का मैन्युफैक्चर कहाँ पर है। तो जो राफेल है उसको हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो कहाँ पर? फ्रांस में। किसके द्वारा? डसोल्ट एविएशन के द्वारा, यानी कि फ्रांस में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो राफेल है हमारा वो एक तरह से ट्विन इंजन है, डेल्टा विंग है, साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो राफेल की जनरेशन है वो कौन सी है? 4.5 जनरेशन इसकी है। तो ये काम में साथ में काम क्या करता है? इसका ग्राउंड अटैक करता है, न्यूक्लियर डिटेक्शन करता है, डिटेरेंस करता है। किसका काम है? ये राफेल का। मीन्स क्या है? एक तरह से मल्टी मिशन के लिए काम आता है कि ये ग्राउंड अटैक भी कर सकता है, डेल्टा विंग्स है, एयर टू एयर सुपोरियोरिटी है इसकी। तो ये क्या करता है? एक तरह से मल्टी मिशन के लिए काम करता है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि ये एक तरह से क्या करता है कि एनहांस इंडियाज एयर पावर, एक तरह से जो इंडिया की एयर पावर है उसको एनहांस करेगा, यानी कि हम अपनी एयर पावर में अच्छे से अच्छे मिशंस वगैरह लेकर प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो हमारे डिफेंस के लिए काम करते हैं। और ये पर्टिकुलरली अगेंस्ट J-20 एंड F-16 फाइटर्स हैं, जो कि हमारे फाइटर्स है, बहुत अच्छे फाइटर्स हैं ये F-16 एंड J-20। इनके अगेंस्ट एक तरह से इनको लेकर आया जा रहा है, किसको? राफेल को। तो हमने पूरा डिस्कस किया। उसके बाद इसके वेरिएंट हैं, एक तो हमारा राफेल सी है, राफेल बी है, राफेल एम, ये इसके वेरिएंट्स हैं जो कि हम कहीं ना कहीं इनको एक तरह से परचेज कर रहे हैं, किसके पास से? फ्रांस के पास से। अब हम जो सेकंड परचेज कर रहे हैं वो है B-81 एयरक्राफ्ट, जो कि किसके लिए? नेवी के लिए। तो ये भी जो हमारा B-81 है एक तरह से मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल है। मीन्स जो भी हमारे मैरीटाइम यानी कि समुद्र के लिए जो भी एक तरह से हमें सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम किसे लेकर आ रहे हैं? B-81 को, जो कि मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जाता है? बोइंग, जो कि कहाँ की? यूएसए की एरोस्पेस कंपनी है, इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चर इसको किया जाता है। उसके बाद जो B-81 है उसको पहले, यानी कि उसकी जगह पर क्या था? हमारा था तुपोलेव, यानी कि Tu-142 एयरक्राफ्ट था। इसको रिप्लेस करके हम किसको लेकर आ रहे हैं? B-81 को। तो हमने पूरा इसके अंदर डिस्कस किया कि B-81 क्या होता है।
अब B81 के फीचर्स देखते हैं। तो B81 की लेंथ कितनी है? 39.47 मीटर इसकी लेंथ है। इसकी विंग स्पैन है 37.64 मीटर एंड हाइट है इसकी 12.83 इसकी मीटर इसकी क्या है? हाइट है। उसके बाद इसकी जो टेक ऑफ की वेट है वो कितना है? 85,139 किलोग्राम इसकी क्या है? वेटेज है। इसके अंदर जो क्रू मेंबर होते हैं वो कितने हैं? 9 इसके अंदर क्रू मेंबर होते हैं। तो ये हाई यानी कि मैक्सिमम स्पीड पर कितने पर फ्लाई कर सकता है? ये 189 किलोमीटर पर आर ये क्या कर सकता है? इसकी स्पीड है। और मैक्सिमम एल्टीट्यूड जहां पर ये पहुंच सकता है वो कितना है? 12,496 मीटर इसकी मैक्सिमम अल्टीट्यूड है। उसके बाद इट हैज मैक्सिमम रेंज ऑफ ओवर 2222 किलोमीटर विद ए टाइम ऑफ स्टेशन ऑफ 4 आवर्स, यानी कि 4 आवर में ये इतने किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। तो हमने पूरा डिस्कस किया किसके बारे में? B81 के बारे में, राफेल्स के बारे में, ये पूरा। अब इसके ऊपर एक PYQ आया हुआ है। वो PYQ क्या है कि हमें 3 एक तरह से हमें क्या दे दिए? एयरक्राफ्ट दे दिए। तो इसमें से हमें बताना है कि जो राफेल, MiG-29 और तेजस MK1 है, इनमें से कितने ऊपर जो दिए गए हैं वो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। यानी कि इनमें से जो हमने अभी डिस्कस किया था कि इन जो जनरेशन होती है, तो इनमें से कितने हैं कि जो कि हमारे किस जनरेशन से? 5th जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो हमने ऊपर अभी देखा था कि राफेल तो हमारा 4.5 जनरेशन से बिलोंग करते हैं, MiG-29 4 एंड तेजस इज 4। तो ये हमारे कोई सा भी 5th जनरेशन से बिलोंग नहीं करता है। तो मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी। यानी कि कोई भी इसमें जो अभी हमारा क्या है? 5th जनरेशन से बिलोंग नहीं करता है। तो अभी आप बताएंगे कि इंडिया अभी बना रहा है 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट, तो वो कौन सा है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। तो ये हमारा था सेकंड आर्टिकल। तो हम डिस्कस करेंगे जो हमारा थर्ड आर्टिकल है वो क्या कहता है। थर्ड आर्टिकल में क्या है कि तंगहुल हुई एंड कोम्बई ब्रीड्स, यानी कि 2 ब्रीड हैं, तंगहुल हुई एंड सेकंड इज कोम्बई ब्रीड। तो इन ब्रीड्स को क्या कर रही हैं? असम राइफल्स में ऐड कर रही हैं। असम राइफल्स में ऐड करने का मीन्स क्या है कि जो हमारा तंगहुल उई और जो कोम्बई है ये हमारे क्या है? इंडिजीनियस क्या है? ब्रीड है किसकी? डॉग की। हम क्या कर रहे थे? पहले असम राइफल्स में जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, इन सभी को क्या करते थे? एक तरह से इनको लेकर आया जाता था असम राइफल्स में। लेकिन अभी इनको क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम अपने इंडिया को, यानी कि अभी हमने जो आत्मनिर्भर भारत बना 2014 तक टारगेट बनाकर रखा हुआ है, तो उसमें ही हम सोच रहे हैं कि हम अपने इंडिजीनियस डॉग ब्रीड है उनको इंक्लूड किया जाए किसमें? असम राइफल्स में। तो अभी 2 इसके अंदर ब्रीड्स को इंक्लूड कर रहे हैं। एक है तंगखुल हुई एंड सेकेंड इज कोम्बाई ब्रीड, किसकी? डॉग की। तो इस बारे में ये बताया गया है कि इन 2 ब्रीड्स को किसमें ऐड कर रहे हैं? असम राइफल्स में। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या इम्पोर्टेंट है? जो ब्रीड्स हैं। तो फर्स्ट ब्रीड हमारी कौन सी है? तंगखुल हुई, जो कि कहां पर एक तरह से हमारी क्या है? एंशिएंट, यानी कि बहुत पुरानी है, एंडेंजर्ड है। एंड सेकंड इज कि इंडिजीनियस है, यानी कि हमारे भारत में ही इसको क्या इस ब्रीड को पाया जाता है। तो भारत में कहां पर इसको पाया जाता है? मणिपुर में, यानी कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड का जो स्टेट है वहां पर इसको पाया जाता है। वहां की कौन सी? उखरुल डिस्ट्रिक्ट में इसको पाया जाता है। ये जो ब्रीड होती है ये जानी जाती है किसके लिए? इसकी लॉयल्टी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए एंड ब्लैकिश ब्लू कोट के लिए इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। किसको? जो कि तंगखुल हुई है, ये कहां पर पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। सेकंड जो हमारी ब्रीड है वो इस प्रकार की दिखाई देती है, कोम्बई। तो जो सेकंड ब्रीड है हमारी कौन सी? कोम्बई। इसका ओरिजिन जो हुआ है वो कहां पर? तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु में पाई जाती है। ये एक तरह से शॉर्ट, मस्कुलर एंड फियरलेस, यानी कि एक तरह से निडर ब्रीड है। एंड सेकंड इज ट्रेडिशनल यूड, ये वॉरफेयर एंड गार्डिंग, यानी कि इनको गार्डिंग के लिए हम यूज करते हैं। एंड सेकंड ये जो हमारी है एक तरह से लोकल डिजीज, जो भी डिसीज होती है उसमें लड़ने के लिए एक तरह से काम करती हैं, यानी कि इनको ज्यादा जो डिसीज होती है वो प्रॉपर इनसे ये उनसे लड़ पाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? हाई टेरिटोरियल, जो भी हमारे टेरिटोरियल हैं, एक्सीलेंट वॉच डॉग है एंड लो मेंटेनेंस हाई इंटेलिजेंसी, ये भी क्या है? इंटेलिजेंट है, एक तरह से क्या है? लॉयल है। तो हमने इन दोनों ब्रीड के बारे में डिस्कस किया, किसके बारे में? जो कि असम राइफल में इनको इंक्लूड किया जा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे असम राइफल के बारे में। तो जो हमारा इसी आर्टिकल में जो थर्ड हमारा टॉपिक होगा वो क्या है? असम राइफल। तो असम राइफल एक तरह की हमारी क्या है? सेंट्रल पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि किसके अंडर आती है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में के अंडर आती है। अभी डिस्कस करेंगे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, इसके अंदर हमारी 7 सिक्योरिटी आती है, तो पूरा डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं असम राइफल। तो असम राइफल कैसी है? हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो कि किसके अंडर आती है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर आती हैं।
अब ये कब लेकर आए थे असम राइफल्स को? 1835 में इसको लेकर आए थे। इसको क्या बोला जाता था? एक तरह से कैचर लेवी इसको बोला जाता था। इसका मेन काम क्या था? इसको एक तरह से प्रोटेक्ट करना था किसको? ब्रिटिश टी स्टेट को, यानी कि जो हम पहले टी लगा रहे थे किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। तो उनमें क्या करना था? उनके लिए एक तरह से प्रोटेक्ट करना था एंड देयर सेटलमेंट अगेंस्ट द ट्राइबल रेड्स। एक तरह से जो भी ट्राइबल रेड्स चल रहे थे उनके बीच में एक सेटलमेंट करना, इनका ये काम था। पहले कब? 1835 में इसको जब बनाया गया था। उसके बाद इसका जो काम है, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो असम राइफल है उनको यूएन पीस कीपिंग के लिए भी कई सालों से हम लेकर आ रहे हैं। एक तरह से ये यूएन पीस कीपिंग में कंट्रीब्यूट दे रहे हैं अपना, कौन? असम राइफल्स। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया। उसके बाद हम जो इसके अंदर देखेंगे कि अभी नवंबर 2029 में क्या चल रहा था कि जो ये हमारा असम राइफल है इसको मर्ज किया जाए किसके अंदर? आईटीबीपी, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के अंदर इसको मर्ज किया जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो हमने पूरा डिस्कस किया। हम देखेंगे कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है इसके अंदर कितनी हमारी जो सिक्योरिटीज है वो आती हैं। तो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है इसके अंदर हमारी 7 सिक्योरिटीज फोर्सेज आती हैं। तो फर्स्ट है असम राइफल्स, सेकंड है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज एंड थर्ड इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज जिसे हम बोलते हैं सीआईएसएफ एंड फोर्थ इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज जिसे बोलते हैं सीआरपीएफ एंड फोर्थ इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसको बोलते हैं आईटीबीपी एंड फिफ्थ इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड लास्ट इज द सशस्त्र सीमा बाल जिसे बोलते हैं एसएसपी। तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या है? हमारी जो कि 7 सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो कि किसके अंडर आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती हैं। तो हमने पूरा डिस्कस किया किसके बारे में? जो हमारी थी असम राइफल्स एंड साथ में जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उसके बारे में। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का वो क्या है कि अभी क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल में एक नर्सिस की क्या हुई? डेथ हुई है। किसकी वजह से? निपा वायरस की वजह से। तो इसके लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा किसके लिए जो हमारा एक सेकेंड जो हमारा यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग GS3 है हमारा किसके लिए? सॉरी GS2 है जो हमारा हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? निपा वायरस के बारे में। तो निपा वायरस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसके अंदर एक सेकेंड बस, जो हमारा निपा वायरस है उसके अंदर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। जो निपा वायरस है वो सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? मलेशिया में। कब? 1998 में। एंड सेकंड जो इसका केस देखा गया था वो कहाँ पर? सिंगापुर में। कब? 1999 में। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में जो सबसे पहले केस हुआ था वो कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? सिलीगुड़ी में। एंड सेकंड इज नाडिया में। तो इसकी जो एक तरह से हमने केस के बारे में डिस्कस किया कि सबसे पहले जो ये केस हुआ था निपा वायरस का वो कहाँ पर हुआ था? हमारा मलेशिया में। अब हम बात करते हैं निपा वायरस की। निपा वायरस एक ऐसी डिसीज है जो कि क्या है? इन्फेक्शनल जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है कि इट इज अ वायरस स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, यानी कि ये स्प्रेड होता है कहाँ से? एनिमल से ह्यूमन में। तो इट इज कॉल्ड द जूनोटिक डिसीज। इसी को क्या बोला जाता है? जूनोटिक डिसीज। तो जो जूनोटिक डिसीज हमने देखा कि जो कि क्या होता है? एनिमल टू ह्यूमंस में क्या होता है? एक तरह से फैलती है। उसके बाद जो ये जो निपा वायरस है वो कहाँ किस एनिमल से फैलता है? तो ये जो फैलता है वो कहाँ से? फ्रूट बैट, यानी कि एक एनिमल है फ्रूट बैट जिसे हम बोलते हैं चमगादड़। तो इससे ये क्या होता है? फैलता है। तो ये इस प्रकार है कि ये क्या करता है? या तो डायरेक्ट जो ह्यूमन होता है वो क्या होता है? इसकी वजह से इससे क्या होता है? वायरस इसके अंदर डायरेक्ट ह्यूमन में जाता है, या फिर क्या होता है? ये क्या फ्रूट बैट कहाँ पर पहले ट्रांसमिट होगी? किसमें? पिग में। एंड देन ये ट्रांसमिट होगी किसमें? ह्यूमंस में। और उसके बाद ये कहाँ पर फैलता है? ह्यूमंस टू ह्यूमन ये वायरस है जो फैलता रहता है। तो हमने इसके अंदर डिस्कस किया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो निपा वायरस है ये कैसे फैलता है। तो जो निपा वायरस है ये एक तरह से फैलता है किसके द्वारा? जो फ्रूट बैट है उसके ब्लड से फैल सकता है। सेकंड जो उसके यूरिन से फैल सकता है। एंड सेकंड इज स्लाइवा, यानी कि उसके स्लाइवा से फैल सकता है। ब्लड से कैसे? वो ब्लड जैसे कि मान लो पिग के अंदर गया और पिग से फिर वो किस में गया? ह्यूमन में गया। एंड सेकंड इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यूरिन, जैसे कि किसी एक तरह से हम जो देख सकते हैं जो फ्रूट वगैरह होता है उसके ऊपर अगर यूरिन गिर जाता है किसका? फ्रूट बैट का, और वो जो एक तरह से फ्रूट है वो पिग या फिर ह्यूमंस के द्वारा खाया जाता है, तो उससे भी क्या हो सकता है? जो हमारा ट्रांसमिट हो सकता है कौन? निपा वायरस है। एंड सेकंड इज स्लाइवा। स्लाइवा भी क्या होता है? पेड़ पर अगर फ्रूट बैट का स्लाइवा है या फिर फ्रूट पर है वो डायरेक्ट किस में जा सकता है? ह्यूमंस में। तो ऐसे ये क्या होता है? फैलता है किसमें? एनिमल्स टू ह्यूमंस में। उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? सिम्टम्स किसके? इसके जो निपा वायरस है वो क्या है? ड्राउनेस, कोमा, हेडेक एंड पोटेंशियली डेथ एंड
ये क्या है, मेंटल कन्फ्यूजन, ये सारे इसके क्या है सिम्टम्स किसके, निपा वायरस के। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है किसका, निपा वायरस का। तो अभी बोला गया है जो भी वैक्सीन है वो प्रॉपर एक तरह से इलाज नहीं कर पा रही है किसका, निपा वायरस का। तो एज सच इसकी कोई भी वैक्सीन या फिर ट्रीटमेंट नहीं है किसका, निपा वायरस का। तो प्लीज़, तो ये आज की वीडियो थी, जो कि आर्टिकल थे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए थे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।